मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है रैखिक प्रोग्रामन समस्या, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको शॉर्टकट में एलपीपी भी कहते हैं। आपको एक चीज बता दें, जब आप इसी चैप्टर को आगे क्लास में पढ़िएगा तो उसी का नाम हो जाता है ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च एक बुक है जिसका यह पार्ट है एलपीपी। तो एलपीपी जो है वह ऑपरेशन रिसर्च का एक बेसिक होता है। और एलपीपी का बेसिक आप लोग 11th क्लास में एक चैप्टर था रैखिक असमीका या फिर असमीका से संबंधित चैप्टर था। तो उसमें हम लोग जो भी ग्राफ खींचने के लिए सीखे हैं, आलेख खींचने के लिए सीखे हैं, उसी चीज से संबंधित बातों का अध्ययन यहाँ पर हम लोग करेंगे। बस थोड़ा सा इसमें अलग है। तो इस चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है पहले उस पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ने हैं। सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफ मतलब आलेख हो गया। आलेखीय विधि द्वारा एलपीपी को कैसे हल करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ एलपीपी, एप्लीकेशन जहां यूज किया हुआ रहे समझ जाइए वो लैंग्वेज संबंधित सवाल है। और चौथा आदर्श। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड। देखिए यहाँ पर एलपीपी का सॉल्व करने का केवल एक मेथड पढ़ेंगे, ग्राफीय मेथड द्वारा कैसे हल करना है। हालांकि आगे क्लास में जब हम लोग एलपीपी पढ़ेंगे, ये आप लोग को ग्रेजुएशन जब करोगे या फिर आप पॉलिटेक्निक वगैरह में जब आप पढ़ाई करोगे तो वहां पर आपको इसका दर्शन जरूर हो जाएगा। तो वहां पर हम लोग इसमें और मेथड पढ़ेंगे। आपको सिर्फ नाम बता देते हैं। आगे यदि आप लोग मैथमेटिक्स से आगे बढ़ोगे या इंजीनियरिंग वगैरह करोगे तो निश्चित तौर पर इसका नाम जरूर आएगा। तो आगे चल करके यही चीज जो है जिसको हम लोग यहाँ पर ग्राफिकल मेथड द्वारा सीखेंगे, वही चीज आगे टू फेज मेथड होता है, एक बिग एम मेथड होता है, उसके अलावा सिंपलेक्स मेथड होता है। इन सारे मेथड से हम लोग हल करने के लिए आगे क्लास में सीखेंगे। तो ये जो ग्राफिकल मेथड है, तो यह हर एक साल बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका एक क्वेश्चन, इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होता है। इसीलिए इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है और उम्मीद करते हैं सबको समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। और खास करके यदि आप 11th क्लास में पढ़े हो इस चैप्टर को, जिसका नाम 11th क्लास में था रैखिक असमीका, तो वह यह चीज आपको और भी ज्यादा आसान लगेगा। और जो नहीं पढ़े हो, ऐसा नहीं कि उसको भारी लगने वाला है, उसको भी बहुत आसान लगेगा और बहुत मजा आएगा। यह समझ लो, आपको 5 नंबर गिफ्ट में मिल जाएगा इस चैप्टर से, इतना आसान चैप्टर है। तो चलिए, खैर, इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पर डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला डेफिनेशन है रैखिक प्रोग्रामन समस्या। रैखिक प्रोग्रामन समस्या, तो ये रैखिक क्या होता है? अब जरा सा हम लोग पीछे क्लास में चलते हैं। आप लोग 10th क्लास में ग्राफ बनाने के लिए सीखे हैं, आलेख बनाने के लिए सीखे हैं। आप जरा सा हम आलेख के द्वारा आपको समझाते हैं। जिस तरह से ये हो गया आपका अक्ष x, x डैश, y, y डैश। ये तो खैर अक्ष हो गया। अब एक रेखा ऐसे गया, एक रेखा ऐसे गया। तो दोनों एक दूसरे को जहां पर काटता है, इस बिंदु पर काटा, यही आपका सॉल्यूशन होता था। याद है, ग्राफीय विधि में आलेख द्वारा हल करें। तो यह 10th क्लास का सिस्टम था। और चूंकि यहाँ पर मेनली रूप से यहाँ पर रैखिक प्रोग्रामन समस्या पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपको सवाल दिया हुआ रहेगा वह रैखिक ही रहेगा, लेकिन असमीकरण के रूप में दिया हुआ रहेगा। असमीकरण मतलब जैसे हम लोग लेते हैं x + 2y = 8 दिया गया है, ये बराबर है, तो यह समीकरण है। वही चीज यहाँ पर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर सिर्फ लेस देन, या फिर सिर्फ ग्रेटर देन। बराबर के जगह यह 4 में से कोई चिन्ह प्रयोग होगा। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। यह 4 में से कोई भी चिन्ह प्रयोग होगा तो वह क्या कहलाएगा? वह रैखिक और समीकरण कहलाएगा। यह रैखिक का क्या मतलब हुआ?
देखिए इसमें जो है x या y से रिलेटेड टर्म जो भी रहेगा उसमें हमेशा उसका पावर 1 दिया हुआ रहेगा। कितना दिया हुआ रहेगा? 1। देखो x का पावर 1, y का पावर 1, तो ये रैखिक हो गया। और यह तीर का चिन्ह दिया गया है, सॉरी ये ग्रेटर देन का चिन्ह दिया गया है, तो यह असमीका हो गया। यानी यह एक समीकरण जो है यह रैखिक असमीकरण कहलाएगा। रैखिक क्या कहलाएगा? असमीकरण। तो इस रूप में दिया हुआ रहता है हमेशा, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया रेखीय। इसीलिए ये शब्द यूज आया है रेखीय। अब प्रोग्रामन समस्या, तो देखिए इसका जो मॉडलिंग होता है, यानी आपको जो सवाल पूछा जाएगा उसके लिए आपको 3 स्टेप में सवाल दिया हुआ रहता है, 3 चरण उसका दिया हुआ रहता है। क्या क्या चरण होता है उसको बताने से पहले हम इस पे जरा सा डिस्कस करते हैं। तो हम ये बता रहे थे कि यदि आप 10th क्लास में पढ़े हैं ग्राफ, और निश्चित पढ़े हैं, सब कोई पढ़े हैं, तो उसमें बराबर दिया हुआ रहता है, 2 समीकरण एक दूसरे को काटता है। यहाँ पर जो पढ़िएगा आप लेस देन या फिर लेस देन इक्वल टू x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 10, इस टाइप का मान लिया जाए दिया हुआ रहेगा। और उसको जब आप लोग ग्राफ में दिखाइएगा तो ये इस तरह से, इसमें से कोई भी पार्ट जो है आपको इस तरह से कलर किया हुआ मिलेगा। 1 2 3 4 पार्ट, हालांकि नीचे भी है लेकिन नीचे हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। 1 2 3 4, इस 4 पार्ट में जो है कोई एक ही पार्ट क्या होता है? कलर होता है। तो अब इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे मान आपको निकल जाएंगे x और y के। यहाँ पर ऐसे यदि समीकरण रहेगा, यदि यह समीकरण रहता है तो x और y का एक ही पॉइंट निकलता है। कौन सा पॉइंट? जहां पर वो रेखा एक दूसरे को काटता है, केवल एक ही पॉइंट निकलता है। लेकिन यह रैखिक प्रोग्रामन समस्या में जब हम लोग सवाल को हल करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को अधिकतम या फिर न्यूनतम मान निकालने के लिए कहा जाता है। आप लोग इसे एक चैप्टर डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने के लिए अधिकतम और न्यूनतम मान। तो हालांकि वो एक दूसरा चीज था और यह दूसरा चीज है। इसमें हमेशा सवाल लीनियर टर्म में रहेगा। इसमें सवाल हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू में रहता है। अब 10th आप लोग 12 स्टैंडर्ड का जो पढ़िएगा, हालांकि आगे आप लोग जब पढ़िएगा यह सवाल कभी कभी समीकरण के जगह पर समीकरण का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आप पढ़िएगा वह केवल असमीका का प्रयोग किया जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में यही होता है। तो उसके लिए जिसका हमको अधिकतम या फिर न्यूनतम मान निकालना होता है, अब देखो ये जो क्षेत्र हो गया हमारा, ध्यान देना भाई, ये जो क्षेत्र हो गया, इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे ऐसे बिंदु हो सकते हैं। यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ भी बहुत सारे ऐसे बिंदु हो सकते हैं जिसमें दिए गए फलन, यानी दिए गए फलन जिसका महत्तम या न्यूनतम मान निकालना हो, तो बहुत सारे ऐसे फलन हो सकते हैं जिस पर बड़ा से बड़ा मान निकले या फिर छोटा से छोटा मान निकले। तो जिस बिंदु पर बड़ा से बड़ा मान निकलेगा, मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, वह उसका अधिकतम मान कहलाएगा, और न्यूनतम जिस पर निकलेगा वह उसका न्यूनतम मान कहलाएगा। ठीक है, चलिए, ये था एक तरह से रैखिक प्रोग्रामन समस्या जिसका हम लोग अधिकतम या फिर न्यूनतम मान निकालते हैं। तो आपको मुख्य रूप से क्या बताया कि पॉइंट यहाँ भी ऐसा हो सकता है जिस पर मैक्सिमम या मिनिमम निकले, पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, पॉइंट यहाँ भी हो सकता है। हालांकि बीच में भी आपको सिर्फ समझाने के लिए बताए थे, लेकिन मुख्य रूप से जो है 1 2 3 4 पॉइंट पर ऐसा हो सकता है जहां पर दिए गए फलन, या उसको हम लोग उद्देश्य फलन भी कहते हैं, उसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए पहले इस दोनों डेफिनेशन पर जरा सा डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर से चित्र पर वापस आएंगे। समझिएगा, आज सिर्फ हम लोग इस क्लास को ले रहे हैं इस चीज को समझाने के लिए, ये चीज होता क्या है, ताकि अगले क्लास में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पर ही हम लोग आज डिस्कस करेंगे केवल। ठीक है, चलिए आते हैं। कहता है रैखिक प्रोग्रामन समस्या, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको शॉर्टकट में एलपीपी भी कहते हैं। तो रैखिक प्रोग्रामन समस्या अधिकतमीकरण अथवा न्यूनतमीकरण के अध्ययन हेतु, अधिकतमीकरण यानी मैक्सिमाइज और न्यूनतमीकरण यानी मिनिमाइज के अधिकतमीकरण हेतु वह गणितीय तकनीक है,
अधिकतमीकरण अथवा न्यूनतमीकरण के अध्ययन हेतु वह गणितीय तकनीक है जिसके अंतर्गत समस्याओं के उचित हल निकाले जाते हैं। तो उचित हल जो निकाले जाते हैं तो उसमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए। उसके लिए हम लोग को उद्देश्य फलन का जरूरत पड़ता है। तो उद्देश्य फलन ही एक ऐसा फलन है जिसका मैक्सिमम या मिनिमम मान निकालने के लिए आपको कहा जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। ऑब्जेक्टिव फंक्शन उद्देश्य फलन वह फलन जिसका अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना होता है उसे उद्देश्य फलन कहते हैं। इसे प्रायः कैपिटल जेड से सूचित किया जाता है, कहीं कहीं जेड स्टार भी लिखा जाता है, इस तरह से जेड स्टार भी। तो खैर जेड आप याद रखिएगा। रेखीय फलन z बराबर c1x1 प्लस c2x2 प्लस c3x3 प्लस डॉट 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 cn xn। c जो है वो कांस्टेंट है और x1 x2 x3 वो क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक है, चलिए अब जरा सा हम लोग चित्र को और कुछ समझने का प्रयास करते हैं। चित्र में ही देखिए, मिटाते हैं इसको, अच्छा से समझिएगा। यह जो है 4 भाग होता है, 1 2 3 4। कितना भाग है, 4 भाग। ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकेंड चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश। ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाला वाई अक्ष हो गया। ठीक है, अब देखिए ये एलपीपी का मॉडलिंग कैसा होता है, वो किस तरह से, उस पर सवाल रहता है। मॉडलिंग पर जरा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर से वापस वहां आते हैं। देखिए इसका मॉडलिंग कैसा होता है, किस तरह से ये सवाल होता है। यह जो है सवाल 3 स्टेप में रहता है। पहला नंबर स्टेप होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उद्देश्य फलन। दूसरा को बोलते हैं हम लोग प्रतिबंध, कॉन्स्टेंट्स। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ओएफ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कॉन्स्टेंट्स यानी प्रतिबंध। इसको अंग्रेजी में जो है सब्जेक्ट टू भी बोलते हैं, प्रतिबंध को सब्जेक्ट टू भी बोला जाता है। और तीसरा पॉइंट होता है नॉन निगेटिव और शून्य प्रतिबंध। नॉन निगेटिव कंडीशंस ये होता है। देखिए अब इसको समझिए क्या होता है। उद्देश्य फलन, आपको उद्देश्य फलन का नीचे में डेफिनेशन लिखा है। उद्देश्य फलन का मतलब हुआ मुख्य उद्देश्य इसमें यही रहता है कि सवाल का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना है। दूसरा है कंडीशंस या कॉन्स्टेंट्स यानी प्रतिबंध। प्रतिबंध में आपको रैखिक और समीका दिया हुआ रहेगा। रैखिक और समीका ये ध्यान रखना है, रैखिक और समीका चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो, इस तरह सा। और तीसरा है अशून्य प्रतिबंध, नॉन निगेटिव प्रतिबंध, यानी सवाल का मॉडलिंग समझा रहे हैं। उद्देश्य फलन, प्रतिबंध और अशून्य प्रतिबंध, ये 3 चीज सवाल में दिया हुआ रहता है। तो ये जो तीसरा है नॉन निगेटिव कंडीशंस, ये क्या है, देखो ये चतुर्थांश जो 4 गो है, इसका चिन्ह आप जानते हो दोनों प्लस होता है। इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो नॉन निगेटिव कंडीशंस हमेशा ये कहेगा x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान से समझिएगा, ये चीज बाद में सवाल आएगा तो हम उतना डील नहीं करेंगे। ये आपको हमेशा दिया हुआ रहेगा x, y ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है x भी 0 से बड़ा, y भी 0 से बड़ा, यानी x और y दोनों क्या है, पॉजिटिव है। और दोनों पॉजिटिव का मतलब हुआ कि ये जो कलर होगा सिर्फ इतना वो हिस्सा का होगा। समझ में आया बात? तो इसीलिए यदि जब आपको सवाल बताएंगे उसमें हम इतना ही हिस्सा कलर करेंगे तो आप समझ जाइएगा कि हम इतना ही हिस्सा कलर क्यों कर रहे हैं, किसके कारण कर रहे हैं।
जो तीसरा सिस्टम दिया हुआ है आपको अशून्य प्रतिबंध, उसके अनुसार करते हैं। अशून्य प्रतिबंध या अशून्य कंडीशन भी बोल सकते हैं, अशून्य परिस्थिति बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग ये वाला चीज कलर करते हैं, इससे और कुछ नहीं पता चलता। ये सिर्फ ये बताता है कि आपको कलर जब भी करना है वह प्रथम चतुर्थांश के हिस्से को करना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप इस चित्र में समझिए। जैसे हम ये रेखा दे दिए, एक रेखा ऐसे आ गया, ठीक। अब देखो ये जो कट कर रहा है, ये जो हिस्सा बना रहा है, ये देखो आपका नाम दे देते हैं A B C D E F। देखिए यह हिस्सा, यह रेखा और यह रेखा एक दूसरे को काट रहा है। तो मान लिया जाए बी वाला हिस्सा कलर होगा, तो बी का मतलब क्या हुआ, इधर वाला, बी का मतलब इधर वाला। अच्छा, सी हिस्सा, सी मतलब ये हुआ नीचे वाला, डी मतलब उधर वाला, ए मतलब ऊपर वाला, ठीक है। तो इसमें हम लोग को बी यदि कलर कहेगा तो बी का मतलब हुआ, देखो ये आपको इतने दूर तक करना है, इतने वो लाइन तक। क्यों? क्योंकि बी का इतना वो हिस्सा ही प्रथम चतुर्थांश में आता है, यानी कलर जब भी करना है प्रथम चतुर्थांश। वो इसलिए कि ये कंडीशन आपको दिया हुआ रहेगा। यदि ये कंडीशन नहीं दिया हुआ रहे, मतलब ये चीज नहीं दिया हुआ रहे, तो आप इसको इस लाइन के नीचे जितना दूर तक खींच सकते हैं, जितना दूर तक इस लाइन के रेंज में, इस दोनों लाइन के रेंज में जितना दूर खींच सकते हैं। लेकिन वही चीज यदि ये दिया हुआ रहे तो आपका यह जो अधिकार है जितना दूर तक, वह अधिकार आपका प्रथम चतुर्थांश में ही सिमट करके रह जाएगा। मतलब सिर्फ इतना वाला हिस्सा को ही आपको कलर करना है यदि अशून्य प्रतिबंध दिया हुआ रहे तो। समझ गए बात को? अब देखिए तो समझ गए 3 को सवाल, 3 सिस्टम समझ गए, मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब एक चीज और इसमें बता दें कि और शून्य प्रतिबंध दिया हुआ रहता है तब तो सवाल का जो हल होगा वह प्रथम चतुर्थांश में ही सिमट करके रह जाएगा। तो सवाल का जो है एक ऐसा स्थिति होता है जिसमें सवाल का बहुत सारा हल होता है, उसमें निगेटिव पॉजिटिव सारे वैल्यू आ जाते हैं, तो वो सिर्फ हल कहलाते हैं। और जो सिर्फ पॉजिटिव सिस्टम को सेटिस्फाई करते हैं उसको हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं, संभावित हल कहते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग आगे के क्लास में अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ एक चीज और बता दें कि इसमें देखो, इसमें या एक और चित्र लेकर के साइड में आपको बताते हैं। जैसे हम लोग ये रेखा खींचे, अब देखो ये वाला हिस्सा पूरा तरह से बंद है, ये वाला हिस्सा भी इस तरह से पूरा तरह से बंद है, ये वाला हिस्सा उधर खाली है क्योंकि कुछ नहीं है ऊपर जहां तक जा सके, इधर वाला हिस्सा खाली है, कुछ भी नहीं है जहां तक जा सके। लेकिन इसका हिस्सा क्या है, यहाँ पर आगे आकर के क्लोज है, ये वाला क्लोज है। तो जो बंद रहता है, क्लोज रहता है, ये सारा, ये 2 हिस्सा क्लोज है और 2 हिस्सा क्लोज नहीं है। तो जो क्लोज रहता है, जो बंद रहता है, उसको बोलते हैं परिबद्ध क्षेत्र, और जो क्लोज नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं, अपरिबद्ध क्षेत्र। समझ गए बात को? चलिए ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इस संबंधित सवाल, एलपीपी से संबंधित सवाल को कैसे हल किया जाता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग से यदि संभव हो सके तो 11th क्लास का जो लीनियर प्रोग्रामिंग 11th क्लास का रैखिक और समीका का एक चैप्टर है, उसको एक बार आप लोग अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। यह चीज जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा 11th क्लास का, उसको एक बार देख लीजिएगा तो थोड़ा सा आसानी होगा, हालांकि हम बताएंगे ही। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ अगले दिन। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।